तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक मास, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अभी नहीं देख पाएंगे इस वीडियो में क्योंकि एटॉमिक मास में खिंच जाएगा, तो ये वीडियो में खाली हम देखेंगे एटॉमिक मास। तो समझना ज़रा, एटॉमिक मास को मैं तुम्हारे सिलेबस में जो चीज़ है उसको शुरू करने के पहले मुझे कुछ चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, डन है। तो ये कहानी शुरू होता है एटॉमिक मास का एवोगैड्रो के साथ। एवोगैड्रोस के साथ ये कहानी शुरू होता है। एवोगैड्रो सर किससे इंस्पायर्ड हुए थे या किनके डिसाइबल थे बोलने से? जॉन डाल्टन का था। डाल्टन, ठीक है। डाल्टन का थ्योरीज हम अभी नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं हमारे पास, बट मैं एवोगैड्रोस का आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो एवोगैड्रो सर हमें एक बेसिक आइडिया देते हैं। वो आइडिया हमें कैसे बताते हैं? दैट इज एटम्स। एटम्स मतलब कुछ पार्टिकल्स है। जैसे ये हो गए पेन, कितने पेन है? 2 पेन है। 2 पेन या पेयर ऑफ पेन। ये हो गए 3 पेन। फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 मुट्ठी पेन। तो इसी तरह हमें एवोगैड्रो सर समझाते हैं कि जैसे हम बोलते हैं एक पेयर, जैसे हम बोलते हैं एक पेयर, जैसे हम एक पेयर बोलते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर ऐसे जोड़ी रहेगा। नहीं क्या एक पेयर मैं बोलता हूँ, क्या एक पेयर मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ 2। अभी जैसे मैं बोलता हूँ 2 मूज है, मतलब 2 जूते बोलो या 1 पेयर ऑफ शू बोलो, एक ही चीज़ है। नहीं क्या, तो 1 पेयर हम लोग सिंगल सिंगल नाम देते हैं 1। उसके बाद 1 डजन। जब हम डजन बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि इसके अंदर 12 पीसेस है। समझ रहे हो क्या? इसके अंदर 12 पीसेस है वो नहीं बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? 1 डजन केला। इसका मतलब क्या है? उसमें 12 केला है, अंडरस्टूड है। सो एक बोलने में फ़ायदा क्या है? उसी तरह अगर मैं कोई एक चीज़ नाम बोल दूँ, तो एवोगैड्रो सर ने बोला आज से हम बोलेंगे 1 मोल। जब मैं 1 मोल बोलूँगा तो तुम्हें क्या समझना है? उसके अंदर इतने सारे एटम्स होंगे, 23 एटम्स होंगे जब भी मैं बोलता हूँ 1 मोल्स, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 1 पेयर ऑफ शूज़, तो आपको समझ आता है 2 जूते। उस तरह मैं अगर बोलूँ 1 डजन ऑफ पेन, तो आपको समझ आता है उसमें 12 पेन है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ पेन, इसका मतलब क्या है? 6.0 इंटू 10⁻23, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पेन है। तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वांटिटी दिख रहा है ना, 10⁻23। तो इसको हम किसके लिए? मोल वाला टर्म, जो मोल वाला मेजरमेंट है, जैसे 1 पेयर में 2 होता है, 1 डजन में 12 होता है, उसी तरह 1 मोल में तो कितने सारे बताते हैं। हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ज़्यादातर एटम्स के लिए यूज़ करते हैं और मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। अब एवोगैड्रो सर ये नंबर तक कैसे पहुँचे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ खाली, क्योंकि इस टॉपिक में डायरेक्ट एंटर करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो एवोगैड्रो जी को ये कैसे आया? तो एवोगैड्रो जी ने अपने थ्योरी दी है। पहले तो पोस्टुलेट था, फिर बाद में थ्योरी बन गया। तो उन्होंने क्या बोला? ओके, अभी तक फैराडे सर ने बताया था। फैराडे स्टार्टिंग में पढ़े थे ना फैराडे, तो फैराडे बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट था, उनके बारे में मैंने बहुत सारा बात किया। उन्होंने क्या बताया था? 1 फैराडे में कितने चार्ज होते हैं बाय द वे? 96500 कूलम। डन है क्या? इतने चार्ज, 1 फैराडे में इतना कूलम चार्ज होता है। तो मैं लिख देता हूँ, इन 1 फैराडे 96500 कूलम चार्ज इज प्रेजेंट। डन, इतना बात हमें समझ आता है। अभी अगर मैं बात करूं, एक चार्ज कितना होता है? एक चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये भी सच है। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चों को परेशानी क्या होता है ना। ओके, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी मान लो कि मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, खाली पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो तब मैं 1 फैरेड कितना लिखूंगा? पॉजिटिव 96500 कूलम। डन है। वही अगर मैं नेगेटिव चार्ज मूव करवाता हूँ, तब मैं 1 फैरेड कितना लिख दूंगा? नेगेटिव में 00 कूलम। अगर मैं सिंपल एक नंबर में तुम्हें पूछूं कि भाई पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तुम्हें पता है, क्योंकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एक ही चीज़ है। कैसे एक ही चीज़ है? हम तुम्हें समझाते हैं। मेरे को अगर तुम एटम को स्टडी करो, हम हमेशा एटम को कौन सा स्टेट में स्टडी करते हैं? बेस स्टेट में। बेस स्टेट बोलने से न्यूट्रल में। जब भी हम एटम को स्टडी करते हैं तो हम न्यूट्रल में स्टडी करते हैं। सो न्यूट्रल में क्या कहता है? अभी जो
जेम्स चैडविक जी के बाद जो हमारे पास जो थ्योरी बन के आया है, एटम का जो स्ट्रक्चर बन के आया है वो कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ घूम रहे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपके न्यूक्लियस में रहेंगे, और उनके साथ में कौन रहेंगे, एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके चार्जेस नहीं होते हैं, जिनके चार्जेस नहीं होते। ये ऐसा रहता है स्ट्रक्चर। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई इस एटम में कितने पॉजिटिव चार्ज है, कितने पॉजिटिव चार्ज है, तुम क्या बोलोगे, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है जिसपे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पॉजिटिव में आएगा। इसमें इस एटम में कितने नेगेटिव चार्ज है, तुम बोलोगे -2 नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में क्या? दैट इज अगर हम एक एटम की स्टडी करें, अगर हम एक एटम का स्टडी करें तो हम पॉजिटिव में स्टडी करें या नेगेटिव में स्टडी करें, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है, जो कि हम हमेशा स्टडी करते हैं, तो दोनों के नंबर सेम आना है। पहले पढ़ा, अगर हम एक एटम का स्टडी करें तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनेंगे, तो कुल मिला के नंबर क्या मिलेगा, सेम ही मिलना है हमें। तो उन्होंने बोला ओके लेट टेक 1 फैराडे 96500 कूलम। डन है। फिर से हमने बोला अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना होता है चार्ज, तो हमने बोला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है एक पॉजिटिव में। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमने बोला भाई हमें पता है अगर एटम की बात करेंगे जो भी होंगे दोनों सेम रहेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो सिंपल भाषा में बताओ कि एक चार्ज कितना होता है, एक चार्ज कितना होता है। तो हमने बोला एक चार्ज, फिर सिंपल भाषा में हम इतना बोल सकते हैं, इतना होता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है? ओके। तो अभी हमारे फैराडे सर आते हैं, तो वो क्या बताता है हमें कि 1 फैराडे चार्ज, अगर कोई एटम को जमा करना है अपने अंदर, 1 फैराडे चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन के टर्म पे सोचो या पॉजिटिव चार्ज के टर्म पे सोचो, अगर 1 फैराडे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को जमा करना है, मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम को जमा करना है, तो कितने एटम्स की जरूरत पड़ेंगे। एवोगैड्रो नंबर कैसे आता है, एवोगैड्रो सर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, सपोज ए ग्रुप ऑफ atoms want to gather 1 Faraday charge, then the number of atoms required to do so, कितना ज़रूरत पड़ेगा, कितना चार्ज जमा करना है, 1 फैराडे चार्ज जमा करना है। कितने, एक के पास कितने चार्ज ही होते हैं, तुम अगर पॉजिटिव को देखोगे नेगेटिव भी देखोगे, एक के पास ऑन एवरेज कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻19 होता है। तो कितने एटम ज़रूरत पड़ेंगे, जब इसी को डिवाइड करते हैं ना तभी आता है तुम्हारे पास 6.023 × 10⁻23। डन है क्या? इसी को हम बोलते हैं एटम्स। इतने एटम्स का ज़रूरत पड़ेगा या इतने मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो 1 फैराडे का मतलब यही होता है, अगर इतना कूलम चार्ज जमा करना है, 1 फैराडे चार्ज जमा करना है, तो कितने एटम्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो इतने एटम्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो आसान भाषा में टू गैदर ए चार्ज ऑफ 1 फैराडे द नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू डू सो इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इसी को बोलते हैं 1 मोल। क्या बात है, समझ आया? तो यही है तुम्हारा एवोगैड्रोस नंबर। ओके। उन्होंने और कुछ चीज़ें बताया इसके बारे में, जब उन्होंने प्रैक्टिकली कैलकुलेशन किया बहुत सारा, सो उन्होंने और कुछ चीज़ें बताया। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 8 मिनट तक तो खींच चुका है वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट नोट उन्होंने एक्स्ट्रा इसमें क्या बताया, समझना ज़रा। इसको मैं डायरेक्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इफ़ वी टेक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, या हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं, या फिर हम 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, समझ गए होंगे ना इसको कैसे कर रहा हूँ मैं बैठ के। हाइड्रोजन के पास एक ही पॉजिटिव चार्ज 1 ग्राम, कार्बन के पास 6 पॉजिटिव 6 प्रोटॉन्स दैट इज न्यूट्रल वाले, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन के पास 8 पॉजिटिव, नहीं 9 पॉजिटिव, और तुम्हारे 9 जीरो वाले चार्ज, वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स, तो उससे 18 लिखा। तो 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं ना, if we take hydrogen, then number of moles remains same।
तो उन्होंने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके इसको बताया कि अगर हम 1 ग्राम मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम लेते रहते ग्राम में तो उसमें मोल्स सेम रहता है। डन है, यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। ओके, अब सुनना ज़रा, अभी भी हम हमारे सिलेबस में एंटर नहीं करें हैं। हमारे सिलेबस में एंटर होगा एटॉमिक मास यूनिट से। अभी यहाँ से हम लोग और कुछ चीज़ों को निकालते हैं, दैट इज़ कार्बन को ही क्यों लेते हैं तो वो समझना पड़ेगा हमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक और चीज़ स्टडी कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एवरेज थ्योरी नहीं, एवोगैड्रो है, ठीक है, एवोगैड्रो थ्योरी। अगर हम एवोगैड्रो जी के थ्योरी के हिसाब से चलें, अभी मैं कुछ दिन बता दूंगा कार्बन ही क्यों लेते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 मोल कार्बन 12 एटम कितने में बनेगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में बनेगा, हाँ या ना, बराबर। दूसरा मैं क्या लिखता हूँ, सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम में कितने कार्बन 12 एटम रहेंगे? दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे। क्या कार्बन 12 एटम्स रहेंगे? ओके, अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, ठीक है। ये बच्चों को काफ़ी डिस्टर्बेंस लगता है, इसलिए मैंने दो कलर पेन यूज़ किया। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों 1 मोल है ना। अब इन दोनों को इक्वेट करते हो, देखो 12 ग्राम कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्राम में आ चुका है ना, ग्राम मतलब वेट या वज़न, ठीक है, मास। तो अभी यहाँ से हम मास निकालते हैं। मास निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 ग्राम कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई, इस चीज़ को यहाँ नीचे ला देते हैं, रेड वाले को यहाँ नीचे लाते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, इसको ला देंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 कार्बन 12 एटम बचेगा ना। अब ये पूरा को यहाँ से निकाल दिया, मतलब क्या है, 1 ही रहेगा वहाँ पे ना, समझ रहे हो ना, कि 1 इंटू 100 रहेगा तो 100 नीचे उतार दोगे, खाली 100 रहेगा तो 100 को तो 1 इंटू 100 लिख दोगे, फिर 100 नीचे भेज दिया तो 1 ही बचेगा वहाँ पे। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, अब देखो ग्राम है, ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जगह कम हो रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, करने के बाद देखो यहाँ पे ग्राम का 3 लगेगा ना, डिवाइड करके 2 पॉइंट समथिंग आके 27 बन जाता है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आ जाता है हमारे पास 1.99, या फिर इसको कोई 2 भी बोल देता है, जिसको जो मन करे, इंटू 10⁻⁻27 kg, 1 कार्बन 12 एटम। पल्ले पड़ा, तो 1 कार्बन 12 एटम का वजन इतना होता है, और इसको एवोगैड्रो के थीसिस से हम निकालते हैं। डन, अभी हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस में। तो ये था रिकैप के लिए, डन, इतना आइडिया मिल चुका है कि कैसे कैसे करके आए थे। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस में। तो एटॉमिक मास क्या लिखेंगे, एज इट इज वेरी लेस इन मास we defined them in a lower unit of mass, जिसको हम बोलते हैं AMU और खाली U, क्योंकि ये बहुत ही कम मासेस है। आपने देखा था यहाँ पे जैसे ही मैंने निकाला था, 1 कार्बन 12 का कितना आया था, 10⁻27 आया था, ठीक है, 1 कार्बन 12 एटम का। तो ये बहुत ही कम मास है, 27 मतलब कितना छोटा है, तो इसलिए हम इसको एक छोटा नाम दे देते हैं, AMU या फिर U। तो फर्स्ट बात हम लिखेंगे यहाँ पे 1, ओके। अभी 1 AMU बताना है, उसके लिए भी क्या करते हैं देखो ज़रा। तो जब हमें 1 AMU बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कार्बन को, वी टुक कार्बन। क्यों हम कार्बन लेते हैं और हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, वी टुक कार्बन 12 एज आ बेस for atomic mass measurement because 98.9% of all carbon in nature is कार्बन 12।
क्यों हमने कार्बन 12 को ही ऐसे बेस लिया? क्यों? क्योंकि 98.9% ऑफ ऑल कार्बन इज कार्बन 12। बाकी सारे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें 30-40 तक पहुंच जाता है, इतने वेरिएशंस हैं। तो ये एक लौता था जिसमें इतना कम आइसोटोप्स अवेलेबल था, क्योंकि 98.9% लगभग 99% क्या है, कार्बन 12 ही है, इसीलिए इसको ऐसे बेस डाल दिया गया, क्योंकि इसका वर्सिटैलिटी के पीछे। यहाँ तक बातें क्लियर है हमें? ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। सो कार्बन 12, जैसे कि आज हमें पता है कार्बन के पास कितने हैं टोटल? कार्बन के पास, क्योंकि ये मास किस में, हमें पता है मास, कोई भी एक एटम का मास न्यूक्लियस में रहता है। सो एक कार्बन के पास न्यूक्लियस में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना कुछ। काउंट रखते बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। इसमें से हमें पॉजिटिव चार्ज वालों को ऐसे ही रख देंगे और न्यूट्रल वालों को रेड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ऐसा है एक कार्बन का न्यूक्लियस। एक इसका न्यूक्लियस मैंने बनाया, कार्बन 12 का न्यूक्लियस बनाया। अभी हमें पता है इस नेचर में, इवन अपने जो ये था ना बोर्स जी ने भी क्या पूरा डेरिवेशन सब कुछ किसके ऊपर रखे कर डाला? हाइड्रोजन के ऊपर। बोर हाइड्रोजन एटॉमिक रेडियस अगड़म बगड़म याद है ना, उसके ऊपर कर डाला। तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन बेचारे के पास होता ही क्या है? हाइड्रोजन के पास खाली एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इसका है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, खाली एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं हाइड्रोजन सबसे छोटा है, दैट इज मैं इसको अगर नंबर में बताऊं कि इसका मास 1 रहेगा, इसका मास 1 रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मास आएगा, तो इसका मास 1 U या AMU, हम जो भी लिखते हैं 1 U या AMU है। वो कार्बन का कितना है? कार्बन का जो भी मास है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय कितना, इसके अंदर कितना है टोटल? 12 है ना, डिवाइडेड बाई 12, तो हमें 1 का मास पता चल जाएगा। पल्ले पड़ा क्या? डन है क्या? सिंपल सी बात है यार। यहाँ पे अगर 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है और कैंडिडेट कितना है? 12 कैंडिडेट है। 60 रुपीज़ है इनके पास, 12 कैंडिडेट है, तो एक एक जन के पास कितने हैं? 5 करके है ना, एक एक जन के पास 5 करके, तो यही हमने निकाला ना। तो एक जन का कितना है? 60, ठीक है, 60 इन सब का मिला के 12 इंसानों का वेट मिला के 60 kg हुआ है, तो एक एक जन का कितना है? डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 12, तो 5 मिल जाएगा, तो एक एक जन का 5 है। डन है क्या? तो यही हमने निकाला है। डन है क्या? तो यहाँ से हम फर्स्ट लिखते हैं 1 U, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। वो कितना हमारे पास निकल के आ जाता है? मास ऑफ कार्बन 12 एटम हमने कुछ देर पहले ही निकाला था, ये एवोगैड्रो का कहानी वहानी पढ़ के। कितना आया था? 1 पॉइंट समथिंग, 1.99 इंटू 10 to the power -27 kg डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास निकल के आता है कुछ 1.6605 इंटू 10 to the power -27 kg। सो आप याद रखोगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको आसान भाषा में खाली यूनिट भी बोलते हैं, कितना होता है? 1.6605 इंटू 10 to the power -27 kg। समझने के लिए CBSE के पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर में वैल्यू मिलेगा, वहाँ पे लिखा होता है स्टार्टिंग में। यहाँ तक बातें क्लियर है? अभी इसी के ऊपर कंटिन्यूशन में क्यों हमने कार्बन को ही लिया था बताओ? क्यों कार्बन को प्रेफरेंस दिया गया? क्यों? क्योंकि 98.9% कार्बन क्या है? C12 वेस्ट नेचर में, उसके बहुत ही कम आइसोटोप्स हैं, मतलब आइसोटोप्स तो है लेकिन उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। और ये जो मैंने बनाया है क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस। अभी आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, क्यों हम लोगों ने बाकी लोगों को नहीं दिया? अभी बाकी लोगों के साथ क्या है ना, उनका मासेस में बहुत ही हेरफेर होता है। अभी जैसे तुम अगर देख लो, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन के 2 मासेस हैं। देखो ये मैं लिख देता हूँ क्लोरीन 1, फर्स्ट क्लोरीन एटम, इसका कितना है? 34.98 एटॉमिक मास है, ठीक है, क्लोरीन 1। ये क्लोरीन 2, इसका कितना है? इसका एटॉमिक मास आ रहा है 36.98 U है, विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे ध्यान देना, विच आर नियरली इंटीग्रल मल्टीपल। अभी याद रखो ये जो हाइड्रोजन का जो मास है उसके साथ इंटू में बढ़ना चाहिए, लेकिन वो लोग इंटू में नहीं बढ़ते हैं, उसी को तो मास डिफेक्ट पढ़ेंगे बाद में। अभी यहाँ पे इसलिए नियरली टर्म यूज़ किया है, डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं बोले, क्या केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन था,
यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होने वाला है जिसमें खतरनाक एनर्जी निकलता है। डन है क्या? बैटरी का बात खत्म, केमिस्ट्री वाले बैटरी बनाते हैं, अभी हम लोग थर्मल पावर प्लांट वगैरह न्यूक्लियर सबमरीन सब चलाने का टेक्निक देखेंगे, मतलब उसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, तो खतरनाक एनर्जी निकलता है उसमें से। सो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, उनके वेट इतने इतने दिए हैं और वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। ये जो पहला वाला है इसका परसेंटेज बोल रहा है इतना परसेंटेज है नेचर में, दूसरे वाले का परसेंटेज इतना है। दिख रहा है क्या? मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स हैं, दोनों है तो क्लोरीन, लेकिन इनका अवेलेबिलिटी परसेंटेज क्या है नेचर में अलग अलग है। और यहाँ कार्बन दिख रहा है, कार्बन 12 खाली 98.9 था और यहाँ पे दिख रहा है कि कितना वेरिएशन है 75-24। डन है। तो अभी हमसे पूछ रहा है इनका एवरेज मास बताओ, तो हम इनके एवरेज मास कैसे निकालते? देखो एवरेज मास ऑफ क्लोरीन सीधा कर लेते हैं। 34.98 कितना परसेंटेज में अवेलेबल है? 34.98 कितना परसेंटेज में अवेलेबल है? 75.4 परसेंटेज में अवेलेबल है। प्लस ए वाला कितने में है? ए है जाके 24 परसेंटेज में। डन। उसके बाद हम क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, दैट इज 34.98 को 35 लिख सकते हैं ना, और यहाँ से जैसे परसेंटेज को हटाएंगे तो 75.4 डिवाइडेड बाई 100 आ चुका है क्वांटिटी, प्लस 36.98 को भी हम लोग इसको 35 भी तो लिख सकते हैं ना, 34.98 इसको 35 भी लिख दो, और ये 36 इसको तो भाई 37 ही लिख सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा? 24.6 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से 100 बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास? 35 इंटू 75.4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 37 इंटू 24.6। इसको इंटू करोगे, प्लस करोगे, फिर जब इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 35.49 आएगा, या फिर इसी चीज़ को तुम 35.5 यू लिखोगे। पढ़ पड़ेगा इसको, तो इस पार्ट को कर लेना क्योंकि मुझे तो याद होगी ये चीज़, 35.5 ही आना है, सब तुमको भी याद होगा क्लोरीन का। ठीक है, अभी इससे पता चला ना कि क्लोरीन का मास, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था बचपन में कि अगर हम लोग ऑक्सीजन को देते थे ना, याद करो क्लास 11th याद करो, टीचर ने क्या सिखाया था? ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मास कितना रहेगा? 16 यू लिख के आराम से सॉल्व कर डालते थे। इसका मतलब पता है क्या है? इसका आइसोटोप्स बहुत ही कम है ऑक्सीजन का। फिर नाइट्रोजन है, इसका 7 है, 7 का मल्टीप्लाई 14 करके कर लेते थे। 6 का मल्टीप्लाई कार्बन का 6 था तो इसको 12 यू लिख देते थे। इसका लॉजिक बस यही है, जिनको तुम डायरेक्ट ऐसे करते थे ना उनका आइसोटोप्स बहुत ही कम अवेलेबल था। क्लोरीन का आइसोटोप्स में वेरिएशन देखा है, बहुत ज़्यादा है ना। नहीं, इसी केस में इसका 35.5 आया। इसको तुम डायरेक्ट अगर सीधा कर भी देते हो ना, क्लोरीन 17 है इसका, 17 को तुम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 34 आएगा, जो फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि इसका आइसोटोप्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला मेथड काम नहीं करता है। डन है? क्या ये बात है? क्लियर है? सो ये फॉर्मूला तो इसके साथ खत्म होता है। तो हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला सही नहीं है क्योंकि वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है आइसोटोप्स के। सो हम यहाँ पे लिख देंगे द मास ऑफ any atoms depends on the average according to the percentage of isotopes available in the nature. Okay, सो आई होप तुमको ये वीडियो बढ़िया से समझ आया होगा। एक बार रिकैप करेंगे तो ये कहानी शुरू होता है एवोगैड्रो जी से। एवोगैड्रो किससे इंस्पायर थे? डाल्टन से। तो एवोगैड्रो सर क्या कहते हैं, हम लोग ना यहाँ पे ना, जैसे हम लोग 1 पेयर बोलते हैं तो 2 शू तुम्हें समझ आता है, 1 डजन बोलने से 12 समझ आता है, उसी तरह 1 मोल बोलने से इतने सारे एटम्स रहेंगे। कितने सारे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो मिल के कितना चार्ज रख सकते हैं अपने अंदर? 1 फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज को रखते हैं। अब ये 1 फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग 2 तरीके से, मतलब उस एटम को 2 तरीके से समझ सकते हो। 1 फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन रखा है, प्लस 1 फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो टोटल 1 फैराडे, पॉजिटिव इन नेचर नेगेटिव इन नेचर 0। पढ़े पड़ा एवोगैड्रो क्या बोला था?
अगर इतने सारे एटम्स को मिलके 1 फैराडे चार्ज बनाना है, दैट इज 6.023 × 10⁻23, यानी क्या इतना 1 फैराडे चार्ज ये लोग बनाते हैं। लेकिन नेट चार्ज 0 फिर भी क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास 1 फैराडे होता है और पॉजिटिव चार्ज के पास भी 1 फैराडे होता है, उतने सारे ही होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ए मिला के एक ग्रुप में नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन इनके पास इंडिविजुअली उतना हो सकता है। और एक नोट क्या बताते हैं वो, अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे या 12 ग्राम कार्बन लेते हो या 18 ग्राम ऑक्सीजन लेते हो, इन सब में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम रहेंगे। इसको मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, अभी भी नहीं बता रहा हूँ। फिर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो थ्योरी हम लिखते हैं 1 मोल कार्बन 12 12 ग्राम में होना चाहिए, यही तो एवोगैड्रो ने बताया था। और एवोगैड्रो ने क्या बताया, 1 मोल कार्बन 12 में इतने सारे एटम्स ही होने चाहिए। अब इन दोनों को हमने बस इक्वेट कर दिया, यहाँ पे पल्ले पड़ा, इन दोनों को हमने बस यहाँ इक्वेट कर दिया, ए वाला पार्ट यहाँ रहा और ए वाला पार्ट यहाँ रहा। उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे ग्राम लिखा है, ग्राम मतलब वजन है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक कार्बन 12 का वजन निकाला, जो कि हमारे पास इतना निकल के आया। इसको कोई 2 भी लिखता है। अभी इसी के बेस में हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अब वहाँ हमने कार्बन की क्यों लिया, क्योंकि कार्बन का आइसोटोप्स 98.9 क्या है, कार्बन 12 ही है खाली, इसके दूसरे भी है, ठीक है, C60 वगैरह भी है, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई सबसे छोटा जो बोर्स बात कर रहे थे वो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का था एटम, हाइड्रोजन का एटम, दैट इज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन दौड़ा दोगे एक, तो ये हाइड्रोजन का एटम। तो अभी हम क्या बताते हैं, जैसे कि हमें पता है मास तो न्यूक्लियस के पास है, तो कार्बन का मास हमारे पास निकल के आ गया। अब सबसे छोटा बच्चा कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, तो हमने बोला भाई कार्बन के पास अंदर में कितने 12 है, 12 में क्या है 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन के पास खाली एक है, तो एक हाइड्रोजन का कितना होगा, इसका टोटल जितना, इसका टोटल का मास डिवाइडेड बाई 6 कर, मतलब डिवाइडेड बाई 12 कर दो। तो जैसे 12 किया तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का निकल के आ गया। जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन के रेडियस को भी हमने दिया था बोर्स रेडियस नाम, एक सिग्नेचर नाम, उसी तरह हमने हाइड्रोजन के मास को भी एक सिग्नेचर यूनिट दिया, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा कि भाई क्यों ही कार्बन, तो क्यों ही कार्बन के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन दिया गया था बुक में, क्वेश्चन के फॉर्म पे नहीं है, टेक्स्ट के अंदर में ही है वो। तो उसमें क्या बोलता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स यहाँ पे दिया जाता है, दोनों क्लोरीन ही है। अब मैं जब आइसोटोप्स पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बढ़िया से समझ आएगा कि आइसोटोप्स क्या होता है ना, क्या ओके। तो जो क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स है उनका मासेस दिए गए और उनके एटॉमिक मास दिए गए। तो हमने जब इनका एवरेज निकाला तो हमने देखा क्लोरीन का मास कितना आता है, 35.5 आता है। अब इस एवरेज मास को लेने का फ़ायदा क्या है, तुम कभी भी बैठ के यूज़ करो, क्योंकि ऑलरेडी एवरेज करके निकाला गया है, तो कभी भी बैठ के इसको एवरेज को यूज़ करोगे तो एवरेज वैल्यू ही आएगा ना क्या। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि मास ऑफ एनी एटम्स डिपेंड्स ऑन द एवरेज। किस पे डिपेंड करता है, कोई भी एटम्स का मास एवरेज पे डिपेंड करता है, जो कि इस नेचर में आइसोटोप्स के फॉर्म पे अवेलेबल होता है। फिर हमने ये भी देखा, बचपन में हमने ऑक्सीजन का 8 था, डायरेक्ट 16 कर दिया था, नाइट्रोजन का 7 था, फिर 14 कर दिया, कार्बन का 6 था, 12 कर दिया। तो अभी हमें समझ आता है ये चीज़ कि ये दुगना वाला काम कब चलता है, जब उसके आइसोटोप्स सिंगल वाले के ही आइसोटोप्स, मतलब उसके आइसोटोप्स बहुत ही कम इन परसेंटेज में अवेलेबल हो, समझ रहे हो ना। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें भी 98 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई काम चल जाता है। लेकिन जिनके आइसोटोप्स इस तरह आ जाते हैं परसेंटेज में, उन पे काम नहीं चलता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, डन है। तो ये था बेसिकली आपका एटॉमिक मास। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर और ज़्यादा, वहाँ पे आपको और भी बढ़िया से समझ आएगा कि भाई नाम कैसे डालते हैं एटम्स के, डन है। तो तब तक के लिए गुड बाय।